राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 विषयक चर्चा में आप सभी सम्मानित अध्यापक साथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आदरणीय अध्यापक साथियों, इस चर्चा के पहले भाग में हमने विशेष तौर पर हिंदी विषय को केंद्र में रखते हुए एनएएस 2021 की जो प्रक्रिया है, उसका जो स्वरूपगत परिचय है, उसका उद्देश्य है, इन सभी उपविषयों पर संक्षिप्त रूप में और सरल रूप में अपनी बात रखने का प्रयास किया था। और आशा है कि ये वीडियो आपने देख लिया होगा, लेकिन अगर आप तक ये लिंक अभी तक नहीं पहुंचा था, ये सूचना आप तक नहीं थी, तो उस वीडियो का जो लिंक है, जो पहले भाग का लिंक है, वो भी हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप चाहें तो अपनी समय और सुविधा के अनुसार उसे देख सकते हैं, जान सकते हैं, ताकि हम विद्यार्थियों की बेहतर तरीके से सहायता कर पाएं। और चर्चा के इस भाग में हम कक्षा 10वीं के लिए हिंदी विषय आधारित जो आउटकम्स हैं, जो प्रश्न पत्र प्रारूप रहेगा, जो विषय सामग्री का संकलन है, किस प्रकार से उसका चुनाव किया जाना है और हमने किस तरीके से बेहतर और आसान तरीके से विद्यार्थियों के अंदर यह समझ विकसित करनी है कि वो इस सर्वेक्षण के अंदर, एनएएस 2021 के अंदर जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे जिसका आयोजन पूरे राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है, उसमें वो बेहतर प्रदर्शन कर पाएं, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। और इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं हमारे कुशल नेतृत्व का, एससीईआरटी की जो टीम है, और इसके साथ साथ हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं उन सभी अध्यापक साथियों का जो जुटे हुए हैं इस सर्वेक्षण को सफल बनाने में। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की चर्चा। आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे कि जो कक्षा 10वीं के लिए हमारे एनएएस का जो सर्वेक्षण होना है, उसके अंदर जो विषय सामग्री शामिल की जाएगी वो किस प्रकार की रहेगी। और इसके लिए हम ले रहे हैं उदाहरण उस मॉडल टेस्ट पेपर का जो हमें उपलब्ध करवाया गया है प्रथम सप्ताह के लिए। तो इसके अंतर्गत एक प्रभावशाली आउटकम यह है कि विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से जटिल संदर्भों को पढ़ता है, समझता है और जवाब दे सकता है। तो ये जो तीन चीजें हमारे सामने आई हैं कि हमारे पास जो विषय सामग्री रहेगी वो जटिल संदर्भों से जुड़ी रहेगी, उसके अंदर इसी चीज की समझ विकसित करनी है, और इस समझ विकसित को करने के साथ साथ जो प्रश्न, जो सर्वेक्षण संबंधी प्रश्न उससे पूछे जाएं, वो उनको देने में सक्षम रहे। यही इस राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 का कक्षा 10वीं के आधार पर जो है वो उद्देश्य रहेगा। अब राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण जो एनएएस 2021 है, उसका जो प्रश्न स्वरूप है, जिसकी चर्चा हम पहले वीडियो में भी कर चुके थे, कि जो उसके लर्निंग आउटकम्स हैं उसके आधार पर ही सर्वे के अंतर्गत प्रश्नों को शामिल किया गया है। और ये जो प्रश्न होंगे, ये प्रश्न होंगे उच्च स्तरीय क्षमताओं वाले, यानी कि इसके अंदर विश्लेषण, तार्किक चिंतन और अवधारणात्मक स्पष्टता को जांचने का प्रयास किया जाएगा। इस प्रकृति के ये प्रश्न रहेंगे। और ये प्रश्न जो सामान्य और परंपरागत आकलन होता है, जो विद्यालयी परीक्षाएं होती हैं, उसके दौरान जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी प्रकृति से थोड़ा भिन्न होंगे। तो उसके लिए जो हमारे पास अभ्यास सामग्री रहेगी वो किस प्रकार की रहेगी। हिंदी और अंग्रेजी भाषा के लिए हमें अनुच्छेद उपलब्ध करवाए जाएंगे या अभाषिक नॉन टेक्सुअल कंटेंट हमें उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसके अंतर्गत चित्र शामिल हैं, इमेज शामिल हैं, ईमेल है, पोस्टर है, विज्ञापन है। इनसे संबंधित जो प्रश्न रहेंगे उनके उत्तर देने होंगे। और इसके अभ्यास के लिए विद्यार्थियों को जो सामग्री उपलब्ध करवाई जानी है वो उनके स्तरानुसार रहेगी, उनके मानसिक स्तर के अनुसार रहेगी, कि बच्चे उस सामग्री से भली भांति परिचित हों और वो जानते हों, उसको समझ सकें। इस प्रकार की सामग्री का चुनाव हमें अपनी कक्षा के अंतर्गत करना है, जो विद्यार्थियों को जब हम अभ्यास कार्य करवाएंगे। तो ये अभ्यास सामग्री की जैसे यहाँ पे बात आई है कि ये भाषिक सामग्री भी हो सकती है और अभाषिक भी हो सकती है, तो इसको थोड़ा सा हम ब्रीफ में समझ लेते हैं, संक्षिप्त रूप से जान लेते हैं। जो हमारे पास टेक्सुअल सामग्री है, इसमें अपठित गद्यांश रहेंगे, पद्यांश रहेंगे, और इसके आधार पर प्रश्न चर्चा होगी। और ये जो प्रश्न होंगे बौद्धिक, तार्किक और विश्लेषणात्मक प्रकृति के होंगे। और विद्यार्थियों के स्तरानुसार हमें विषय वस्तु का चयन करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और जो नॉन टेक्सुअल है, यानी कि अशाब्दिक है, उसके अंतर्गत हमने पोस्टर, ईमेल, चित्र, ड्राइंग, होर्डिंग, विज्ञापन इत्यादि जो सामग्री है उसका चयन करते हुए विद्यार्थियों को अभ्यास करवाना है। और प्रश्नों की प्रकृति इसमें भी वही रहेगी जो टेक्सुअल की है, यानी कि इसमें भी बौद्धिक, तार्किक और विश्लेषणात्मक प्रश्नों का उत्तर देने हेतु उन्हें सक्षम बनाया जाना इस सर्वेक्षण का उद्देश्य रहेगा।
तो देखिए, इस आदर्श प्रश्न पत्र का जो पहला भाग है वो हमारा भाग संबंधित है नॉन टेक्सुअल से, यानी कि ये हमारे पास जो सामग्री है ये कौन सी है, ये नॉन टेक्सुअल सामग्री है, क्योंकि इसके अंदर क्या शामिल किया गया है, विज्ञापन को शामिल किया गया है। तो चलिए हम इस विज्ञापन को समझने का प्रयास करते हैं। आदरणीय अध्यापक साथियों, हमारा प्रयास रहना चाहिए कि जब हम विज्ञापन संबंधी चर्चा विद्यार्थियों के साथ करें तो उन तक ये जानकारी अवश्य साझी करें कि जो विज्ञापन होता है, विज्ञापन सामान्यतः कई रंगों का प्रयोग करके बनाया जाता है। उसका एक उद्देश्य रहता है, उसके पीछे कारण यह है ताकि जो विभिन्न रंगों का उसके अंतर्गत प्रयोग किया गया है तो वो हाईलाइटेड रहे, यानी कि वो उसके अंदर ये पता लग सके कि किस पट्टी के अंदर किस प्रकार की आवश्यक जानकारी उपलब्ध है। तो देखिए, हम इसी आधार पर इस विज्ञापन को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारे पास पहली पट्टी है जिसके अंतर्गत लिखा हुआ है हेल्प अस टू हेल्प यू, और ये विज्ञापन जारी करने की जो संस्था है यहाँ पे, ये वाली, इसके अंतर्गत आप देख पा रहे हैं कि यह विज्ञापन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया। तो इस पट्टी के अंदर एक ही सूचना हमें उपलब्ध हुई है कि यह विज्ञापन किसके द्वारा जारी किया गया था। फिर उसके बाद फिर सफेद पट्टी आती है कि विज्ञापन किसके बारे में है, तो ये कोविड-19 यानी नोवल कोरोना वायरस के बारे में है। अब तीसरी पट्टी हमारे पास पीले रंग की है और इसके अंदर जानकारी है कि होम क्वारंटाइन कब आवश्यक है। तो ये तीन स्थितियां जो दी गई हैं कि 14 दिनों तक कोविड-19 से प्रभावित देशों की यात्रा की है, या प्रभावित रोगों के संपर्क में रहे हैं, या उनकी वस्तुओं के इस्तेमाल के साथ आपने संपर्क में आए हैं। तो इस प्रकार ये तीन स्थितियां क्या आ गई हैं, होम क्वारंटाइन से संबंधित हैं कि आपको 14 दिन होम क्वारंटाइन रहना आवश्यक है। तो ये तीसरी सूचना इस विज्ञापन के अंतर्गत है। उसके पश्चात अगला जो भाग है उसके अंतर्गत वो स्थितियां दी गई हैं कि किन जो इंस्ट्रक्शंस का पालन किया जाना है और किन का पालन नहीं किया जाना। तो पहली चार आप देख पा रहे हैं, एक हवादार सिंगल कमरे में रहें, स्वच्छता का पालन करें, बार बार हाथ धोएं, और 1 मीटर की जो दूरी है वो परिवार के सदस्यों से बनाकर रखें, और इसके साथ साथ फेस मास्क का, और जो कोविड-19 के जो संभावित व्यक्ति हैं जो उनकी देखभाल कर रहे हैं उनसे हम अपेक्षित दूरी बनाकर रखें। ये 4 चीजों का पालन किया जाना आवश्यक है। और 2 चीजें ऐसी हैं जैसे जो घरेलू सामान है वो आपस में साझा नहीं करना, और जो घर में मेहमान नवाजी है यानी कि किसी गेस्ट को बुलाना या किसी घर गेस्ट बनकर जाना, इसे आप अवॉइड करें। तो ये 2 स्थितियां ऐसी हैं जिनको हमने फॉलो नहीं करना। तो देखिए, इस भाग के अंतर्गत विज्ञापन के अंदर हम देख पा रहे हैं कि हमें ये जानकारी दी गई है कि कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं, कौन कौन सी ऐसी सूचनाएं हैं, कौन कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जिसकी अनुपालना करनी आवश्यक है। इसके पश्चात अगली पट्टी के अंतर्गत हमें मिल रही है जानकारी कि जो वेबसाइट है वो कौन सी है, यानी कि किस प्रकार की सहायता हम प्राप्त कर सकते हैं अगर किसी प्रकार की ऐसी कोई स्थिति पैदा हो जाती है तो हमें कहाँ संपर्क करना है। ये टोल फ्री नंबर वाली जानकारी इसके अंतर्गत दी गई है। और इसके साथ साथ नीचे आप देख पा रहे हैं जो सोशल मीडिया के लिंक्स हैं वो अंतिम पट्टी के अंतर्गत दिए गए हैं। तो अगर मोटे तौर पर समझा जाए तो इस विज्ञापन के अंदर हमें 6 या 7 प्रकार की इंफॉर्मेशन उपलब्ध हुई है। तो हमें विद्यार्थियों को सबसे पहले यह बताना आवश्यक है, अपेक्षित है कि वो जब विज्ञापन को अपने सामने प्रश्न पत्र के अंदर देखेंगे तो सबसे पहले उसको पट्टी अनुसार यानी कि क्रमानुसार उसकी जो इंफॉर्मेशन है जो उसके अंदर शामिल की गई है, जो उसके अंदर समाहित की गई है, उसको समझें कि किस प्रकार की इंफॉर्मेशन इसके अंदर दी गई है। क्योंकि जो इस सर्वेक्षण के अंदर जो इसके अंदर प्रश्न पूछे जाएंगे वो इसी विज्ञापन के ऊपर आधारित होंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है, देखते हैं कि प्रदत्त विज्ञापन किस विभाग या मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। तो देखिए, इसका उत्तर हमें जो मिल रहा है वो हमारे पहले भाग के अंतर्गत ही मिल रहा है, यानी कि यहीं पे हमें मिल रहा है कि ये जो विज्ञापन है वो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है। तो इससे क्या होगा, विद्यार्थियों को तुरंत उस उत्तर तक पहुंचने में सरलता रहेगी, सुविधा रहेगी। इसके पश्चात जो दूसरा प्रश्न है वो प्रश्न है, प्रदत्त विज्ञापन में किस बीमारी संबंधी रोकथाम एवं बचाव संबंधी अधिसूचना जारी की गई है। तो देखिए, ये भी आपके सामने जो दूसरी पट्टी है उसके अंतर्गत क्या है उसका उत्तर उपलब्ध है। नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 के बारे में इसके अंतर्गत जानकारी दी गई है। तीसरा प्रश्न है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, यह भी इसी के अंदर शामिल हो गया है कि इसका वैज्ञानिक नाम है नोवल कोरोना वायरस, कोविड-19 का जो वैज्ञानिक नाम है। इसके पश्चात
14 दिन का होम क्वारंटाइन आवश्यक है यदि किसी व्यक्ति ने, तो देखिए यहां पे जो हमें विकल्प दिए गए हैं, प्रभावी देश की यात्रा, ये भी ऊपर बात आई थी, प्रभावित रोगियों के संपर्क या उसी घर में रहे हो, यह बात भी आई थी, रोगियों के शरीर के तरल पदार्थ, लार या गंदी वस्तुओं के संपर्क में रहे हों। तो ये तीनों स्थितियां आप देख पा रहे हैं कि ये यहां पर शामिल की गई हैं। तो इन तीनों को समझते हुए हमें इसका जो विकल्प है उसका सही चुनाव करना विद्यार्थियों के लिए सरल रहेगा, यानी कि उपरोक्त सभी इसका उत्तर रहेगा। इसके पश्चात कोविड-19 संक्रमण का लक्षण नहीं है। देखिए लक्षण नहीं है। अब जहां पर बात आती है लक्षण की, तो देखिए इस पट्टी के अंतर्गत ये पूरी जानकारी शामिल की गई है। यदि आप होम क्वारंटाइन के दौरान अस्वस्थ, यानी लक्षण क्या है, खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई, ये तीन उन्होंने यहां पे लक्षण दिए हैं। इसके पश्चात देखिए कि चौथा लक्षण विकल्प में कौन सा है, तो सांस लेने में तकलीफ, ये दे रखा है, खांसी, ये भी दे रखा है। उपरोक्त सभी नहीं हो सकता क्योंकि एक विकल्प दिया गया है दांत दर्द। तो ये जो दांत दर्द है ये कोविड-19 का लक्षण नहीं है, इसलिए उपरोक्त सभी वाला विकल्प नहीं रहेगा। सही क्या रहेगा इसका उत्तर, दांत दर्द। तो इस प्रकार विद्यार्थियों को तार्किक क्षमता के साथ पूरी विश्लेषणात्मक तरीके से पूरे विज्ञापन को समझते हुए फिर प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सक्षम बनाने का प्रयास हम सभी अध्यापक साथियों ने करना है। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 है, कोविड-19 संक्रमण के लक्षण दिखाई देते ही तुरंत सूचित करना अपेक्षित है। तो देखिए यहां पे हेल्पलाइन नंबर की बात आई थी, जैसे हमने बात की थी कि ये हमारे टोल फ्री नंबर हैं, अधिक जानकारी के लिए आप इनको संपर्क कर सकते हैं। तो देखिए विकल्प कैसे हैं, टीवी चैनल के पत्रकार को सूचित किया जाना चाहिए, या पुलिस हेल्पलाइन को, या दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर, या सोशल मीडिया पर। तो ये चार विकल्प हमारे पास जो हैं, इसके अंतर्गत जो सही विकल्प रहेगा तो विज्ञापन में दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया जाना जरूरी है, क्योंकि ना तो पत्रकार को देने का फायदा है पुलिस इसमें, क्योंकि ये कोई क्राइम नहीं है, और सोशल मीडिया पर इसकी ऐड की जानी जरूरी नहीं है, अपेक्षित नहीं है। तो सही विकल्प इसका रहेगा कि जो विज्ञापन में दिए गए हेल्पलाइन नंबर हैं उस पर संपर्क किया जाना जरूरी है। तो इस प्रकार हमने विज्ञापन को समझने की जो समझ है वो किस प्रकार से विकसित करनी है, विद्यार्थियों को कैसे इसमें सक्षम बनाना है कि वो विज्ञापन को समझ सकें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दे सकें, इसके लिए ये आदर्श प्रश्न पत्र भाग 1 में प्रयास किया गया था। इसी प्रकार से दूसरा जो है वो भी विज्ञापन से संबंधित प्रश्न है, जिसमें देखिए पहली पट्टी के अंदर आप देख पा रहे हैं कि दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम की बात है, लॉकडाउन के दौरान की बात है, टेलीविजन से पढ़ने की बात है, एजुसेट से पढ़ने की बात है, और लॉकडाउन के चलते विद्यार्थियों के लिए 3S, ये 3S का एक मंत्र दिया गया था, स्टे एट होम, स्कूल एट होम, स्टडी एट होम। तो स्टे, स्कूल और स्टडी, ये 3S थे जिसका प्रयोग किया गया था। और हरियाणा देश का पहला राज्य बना था जिसने लॉकडाउन में टीवी के उपयोग से दूरवर्ती शिक्षा उपलब्ध करवाने का सफल प्रयास किया गया था। और ये हरियाणा एजुसेट प्रसारण हेतु जो चैनल के नंबर थे वो हमने, आपको याद होगा कि हमने कोरोना काल के दौरान ये विद्यार्थियों के साथ साझा किए थे कि वो इनमें से भी अपने समय अनुसार, सुविधा अनुसार इन चैनल्स का प्रयोग करते हुए शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और व्हाट्सएप के माध्यम से भी अध्यापक और विद्यार्थी जुड़े थे। एनसीईआरटी के जो स्वयं प्रभा है, ये स्वयं प्रभा चैनल भी था जो एनसीईआरटी के द्वारा शुरू किया गया था। और इसके पश्चात देखिए लास्ट में जो सूचना हमें उपलब्ध हो रही है कि लॉकडाउन अवधि के दौरान छात्रों को शैक्षणिक नुकसान को रोकने के लिए हरियाणा एजुसेट के माध्यम से टेलीविजन से जुड़ा पहली उपलब्धि ये रही। उसके बाद राज्य भर के सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले 12वीं से, पहली से 12वीं तक के विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 52 लाख, ये इन्फॉर्मेशन है। और उसके लिए ये जो था ई लर्निंग प्लेटफॉर्म तैयार किया गया था। पुनः प्रसारण सुविधा के साथ हिंदी और अंग्रेजी में मॉड्यूल, जो मॉड्यूल उपलब्ध करवाया गया था वो बाइलिंगुअल था, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में था। नीट और JEE की तैयारी करने, जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विशेष प्रबंध किया गया था। और ये जो विज्ञापन देने वाली संस्था है वो कौन सी है, वो स्कूल शिक्षा विभाग हरियाणा है। और नीचे आप देख रहे हैं कि सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग हरियाणा द्वारा जारी की गई है। और ये विज्ञापन किससे संबंधित है, स्कूल शिक्षा विभाग हरियाणा से संबंधित है। और ये उसका ईमेल एड्रेस है, ये यहाँ का ट्विटर है। तो ये पट्टी के अंतर्गत हमें सूचना उपलब्ध हुई है।
अब देखिए हमारे पास जब हमने विद्यार्थियों को बता दिया कि आपने विज्ञापन किस प्रकार से समझना है, किस प्रकार से उसकी इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन करना है, आप प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 7 जो यहाँ पे दी गई है कि प्रदत्त विज्ञापन किस विभाग के द्वारा जारी किया गया है, तो पहला ही उत्तर आपके सामने है, स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा जो है वो जारी किया गया। लेकिन यहाँ पे विकल्पों में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, शिक्षा विभाग हरियाणा, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा, वो आगे देखिए स्कूल शिक्षा विभाग भारत सरकार दे रखा है। तो इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है। कई बार विद्यार्थी जल्दबाजी में क्या करते हैं, स्कूल शिक्षा विभाग देखा लेकिन आगे भारत सरकार नहीं देखा है, क्योंकि ये विज्ञापन हरियाणा के द्वारा जारी किया गया, तो आपको टिक इसके ऊपर ही करवाना है। तो विकल्प कई बार मिलते जुलते हो सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। तो विद्यार्थियों को इस बारे में चेता दिया जाए, यानी कि उनको अलर्ट कर दिया जाए कि वो ध्यान रखें कि कई बार मिलते जुलते विकल्प में से आपको इस चीज़ का चुनाव करना है। और प्रदत्त विज्ञापन में किस विषय संबंधी अधिसूचना जारी की गई है, तो स्वास्थ्य के लिए नहीं है, दूरवर्ती शिक्षा प्रसारण की यहाँ बात की गई है। और देखिए दूरवर्ती शिक्षा प्रसारण के भी दो विकल्प हमारे सामने हैं, दूरवर्ती शिक्षा प्रसारण और दूरवर्ती शिक्षा विभाग में दाखिला। तो आपको ध्यान रखना है कि ये प्रसारण जो हो रहा है, जो टेलीकास्ट हो रहा था, उसके बारे में जानकारी दी गई है। अगला प्रश्न है कि लॉकडाउन के दौरान टीवी के उपयोग से दूरवर्ती शिक्षा उपलब्ध करवाने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। ये बिल्कुल विज्ञापन के अंदर दिया गया था कि हरियाणा देश का पहला राज्य बना, तो यहाँ पे हरियाणा इसका सही उत्तर रहेगा। और एजुसेट द्वारा किस शैक्षणिक चैनल द्वारा प्रसारण किया जा रहा है, तो एजुसेट के द्वारा जो है स्वयं प्रभा, इसका जो एनसीईआरटी ने प्रसारण शुरू किया था, तो स्वयं प्रभा चैनल का नाम है, ये भी विज्ञापन के अंदर उपलब्ध है, एनसीईआरटी के स्वयं प्रभा के लिए चैनल नंबर। और इसके पश्चात प्रसारित कार्यक्रम का मॉड्यूल किस भाषा में है, बाइलिंगुअल था, पर हमने बात की थी हिंदी और अंग्रेजी। देखिए हिंदी व क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी व क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा और विदेशी भाषा, हिंदी और अंग्रेजी चौथा विकल्प दे रखा है। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, विद्यार्थियों को ये समझा दिया जाए कि चारों विकल्पों को बड़े ध्यान से पढ़ें और फिर जो विज्ञापन के अंदर सूचना दी गई है उसके आधार पर ही प्रश्नों का उत्तर दें। और उसके पश्चात अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो टेक्सुअल कंटेंट रहेगा, पहला भाग जो हमने देखा था, अभी चर्चा की है, वो था नॉन टेक्सुअल और अब है टेक्सुअल। टेक्सुअल के अंदर अपठित गद्यांश और पद्यांश को शामिल किया जाएगा और इनका जो स्तर रहेगा, जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि इसमें थोड़े से जटिल भाषिक शब्दावली का प्रयोग किया जाएगा, जो विद्यार्थी की समझ को परखने के उद्देश्य से की गई है। और इसके साथ जो प्रश्न रहेंगे उनकी जो संरचना रहेगी वो थोड़ी सी जटिलता लिए होगी, कक्षा 10वीं के लिए है, ताकि विद्यार्थी भाषिक समझ दिखा पाएं। इस उद्देश्य के साथ इन अपठित गद्यांश और पद्यांश के विषय सामग्री को लेते हुए उसको शामिल किया जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं जो हमारा टेक्सुअल आधारित जो पहला प्रश्न है, पहला अपठित गद्यांश है। शिक्षा केवल तभी बच्चों के आत्मिक जीवन का अंश बनती है जबकि ज्ञान सक्रिय कार्यों के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हो। बच्चों से यह आशा नहीं की जा सकती कि पहाड़े या समकोण चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के नियम से आप उन्हें आकर्षित करेंगे। जब बच्चा यह देखता है कि ज्ञान सृजन के या श्रम के लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है, तभी वह ज्ञान पाने की इच्छा उनके मन में जागती है। अध्यापक के रूप में सदैव यह प्रयास होना चाहिए कि छोटी आयु में ही शारीरिक श्रम में बच्चों को अपनी होशियारी और कुशाग्र बुद्धि का परिचय देने का अवसर मिले। स्कूल का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यभार है बच्चों को ज्ञान का प्रयोग करना सिखाना। छोटी कक्षाओं में यह खतरा सबसे ज्यादा होता है कि ज्ञान निरर्थक बोझ बनकर रह जाएगा, क्योंकि इस आयु में बौद्धिक श्रम नई नई बातें सीखने से ही संबंधित होता है। इस प्रकार यह नितांत आवश्यक है कि शिक्षा को शारीरिक श्रम सहित व्यावहारिक ज्ञान के साथ जोड़ा जाए। ऐसा करना सीखने के भाव को सरल, बोधगम्य और रोचक बनाने के साथ साथ उनकी जन्मजात शक्तियों को जागृत कर उसकी आत्मा से भी जोड़ता है। यह सदैव से ही प्रत्येक शिक्षार्थी की स्वाभाविक मांग, इच्छा और अधिकार रहा है। तो देखिए आदरणीय अध्यापक साथियों, हम इस गद्यांश को एक बार या दो बार पढ़ेंगे तो हमें इसका जो कंटेंट है, जो उसका केंद्रीय भाव है, जो उसका मूल है, वो हमें स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन हो सकता है विद्यार्थियों को इसको 2 से 3 बार भी पढ़ना पड़े।
तो हमें विद्यार्थियों को यह बताना है कि आपके पास जो अपठित गद्यांश आए सबसे पहले आप उसको 2 या 3 बार पढ़िए और यह जानने का प्रयास करें कि ये जो गद्यांश है ये किस विषय वस्तु के बारे में है, इसका कंटेंट जो है वो इसका केंद्र बिंदु क्या है। तो केंद्र बिंदु हमारे सामने जो स्पष्ट हो पा रहा है, हम इसको जब पढ़ते हैं तो पहली बात तो ये है कि इसमें बात हुई है शिक्षा की, और शिक्षा कैसी होनी चाहिए और किस प्रकार की शिक्षा जो है वो विद्यार्थियों के लिए उद्देश्यपूर्ण है और किस प्रकार की जो शिक्षा है वो विद्यार्थियों के लिए निरर्थक है। और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा उनको किस प्रकार से क्या बनाती है, उनकी जन्मजात शक्तियों को जागृत करती है और उनकी आत्मा को जोड़ती है। ये कुछ प्रमुख बातें हैं जो इस गद्यांश के अंतर्गत पूछी गई हैं। तो अब हम 2 या 3 बार पढ़ने के बाद जब हम समझ पाएंगे कि इसका मूल विषय क्या है, उसके पश्चात हम प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। तो यहां पे प्रश्न दिया गया है कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है। तो देखिए हमारे पास जो विकल्प हैं, श्रम करना, ज्ञान का अर्जन करना। देखिए मिलते जुलते विकल्प आपके सामने हैं। जब बच्चा यह देखता है कि ज्ञान का सृजन करना, यहां पे शब्द दिया गया है सृजन और यहां पे शब्द दिया गया है अर्जन। सृजन और अर्जन में अंतर है। अर्जन का अर्थ है कि इकट्ठा किया और सृजन का मतलब क्रिएटिविटी। तो दोनों मिलते जुलते से विकल्प हैं। कई बार जल्दबाजी के अंदर या ये कहें कि समरूपी से शब्द मिलते हुए तुरंत उसकी ओर ध्यान आकर्षित होता है और बच्चे उसी विकल्प को चुन लेते हैं। तो हमें विद्यार्थियों को ये बताना है, उनको ये गाइड करना है कि सबसे पहले आप दिए गए विकल्पों की भाषा को समझिए, उन शब्दों के अर्थ को समझिए कि उसका अर्थ क्या है, क्योंकि थोड़े बहुत अंतर के साथ हमें यह प्रश्नों के अंदर विकल्प मिलेंगे। तो श्रम करना, तो श्रम करना और यहां पे दिया गया है श्रम के लक्ष्यों की प्राप्ति, दोनों में अंतर है। तो श्रम करना, ज्ञान का अर्जन या ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग। अब देखिए यहां पे ये सांकेतिक रूप में, क्योंकि स्पष्ट रूप में ये पंक्ति यहां पर गद्यांश में नहीं मिली हुई है कि जहां पे लिखा हो कि ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग, लेकिन यहां पे आप देखिए तभी वह ज्ञान पाने की इच्छा उनके मन में जागती है जब बच्चा यह देखता है कि ज्ञान सृजन के या श्रम के लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है शिक्षा। मतलब शिक्षा का जब वो व्यवहारिक प्रयोग करना जानता है तभी उनको वो क्या लगती है, सौदेश्यपूर्ण लगती है। तो सही विकल्प रहेगा ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग। तो देखिए श्रम करना और ज्ञान का अर्जन करना ये शब्द हमें वहां मिल रहे थे, लेकिन ये उसके उत्तर नहीं है, ये उसके अपेक्षित उत्तर नहीं है और विषय पर पूर्ण अधिकार ये तो बिल्कुल उससे संबंधित नहीं है। तो इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है। विद्यार्थियों को हमें यह बताना है कि जब वो निर्धारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो अपठित गद्यांश दिया गया है उसको 2-3 बार पढ़ें, समझें, उसके बाद विकल्पों को भी उतनी ही तन्मयता के साथ, उतनी ही समझ के साथ जानने का प्रयास करना है कि इसका अर्थ क्या है। शिक्षा प्राप्ति की इच्छा कब जागती है? शिक्षा प्राप्ति की इच्छा तब जागती है जब हम देखें कि ज्ञानवान मनुष्य ही प्रवचन का अधिकारी है। प्रवचन यानी कि दूसरों को जब कह सकते हैं अच्छे संदेश या अच्छी बातें बताना। जब हम देखें कि ज्ञान के द्वारा ही समस्त सुखों का लाभ उठा सकते हैं। जब हम देखें कि ज्ञान के द्वारा ही गणित सीख सकते हैं। और अगला विकल्प है जब हम देखें कि ज्ञान के द्वारा ही सृजनात्मकता संभव है। तो देखिए सृजनात्मकता की बात ऊपर आई थी, तो इसलिए इस प्रश्न का इच्छा कब जागती है? इच्छा तब जागती है जब उसके अंदर ज्ञान की सृजनात्मकता की बात आती है, जब बच्चा यह देखता है कि ज्ञान सृजन के या श्रम के लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है। तो इस प्रकार इसका सही विकल्प रहेगा जब हम देखें कि ज्ञान के द्वारा ही सृजनात्मकता संभव है। उसके पश्चात अध्यापक के रूप में सदैव यह प्रयास करना चाहिए कि छोटी आयु में ही, देखिए ये प्रश्न जो है इसके जो विकल्प दिए गए हैं, शारीरिक श्रम में बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल होती है। जब हम कोई फिजिकली काम करते हैं तो उसमें दिमाग भी लगाना पड़ता है। शारीरिक श्रम में बच्चों को अपनी होशियारी और कुशाग्र बुद्धि प्रदर्शन करने का अवसर मिले, ये पंक्ति यहाँ पे बिल्कुल उपलब्ध है कि छोटी कक्षाओं में यह खतरा सबसे ज्यादा होता है कि ज्ञान निरर्थक बोझ बन जाएगा, क्योंकि हम आयु में बौद्धिक श्रम नई नई बातें सीखने से ही संबंधित है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि शारीरिक श्रम में बच्चों को अपनी होशियारी और कुशाग्र बुद्धि का परिचय देने का अवसर मिले। तो ये विकल्प इसमें से चुना जाना चाहिए। इसके पश्चात अगला प्रश्न है,
गद्यांश के अनुसार ज्ञान निरर्थक बोझ कम बन जाता है। तो ज्ञान जो है वो निरर्थक बोझ तब बनेगा जब हम देखेंगे कि उस ज्ञान पर पूर्णतः अधिकार नहीं है। तो ये विकल्प सही है। ऐसा ज्ञान प्राप्त करना कि उसका कहीं प्रयोग ना किया जा सके। देखिए ऊपर वाले जो हमारे प्रश्न थे उसमें व्यवहारिक प्रयोग की बात आई थी, तो व्यवहारिक प्रयोग से मिलता जुलता ही, यानी कि उसकी भाषा बदलकर ही यह प्रश्न बनाया गया है। ऐसा ज्ञान प्राप्त करना कि उसका कहीं प्रयोग न किया जा सके, यानी कि अव्यवहारिक होना। तो ये इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। तो अव्यवहारिक होना। शिक्षा जन्मजात शक्तियां जागृत करती है जब उस ज्ञान पर पूर्णतः अधिकार हो जाए, उसे श्रम पूर्वक सिखाया जाए, उसे कक्षा तक सीमित किया जाए, या उसे व्यवहारिकता सहित शारीरिक श्रम से जोड़ दिया जाए। तो जन्मजात शक्तियां जो बच्चे के अंदर पैदा होते ही यानी उसको प्राप्त हुई हैं, जो प्रकृति ने उसको दी हैं, वो कब जागती हैं? जब उसके ज्ञान का व्यवहारिकता सहित प्रयोग करते हुए उसे शारीरिक श्रम से जोड़ दिया जाएगा बाल्यावस्था में, तब ही उसकी जो जन्मजात शक्तियां हैं वो जागृत हो सकती हैं। इसके पश्चात स्कूलों का सर्व प्रमुख कार्यभार क्या है? तो ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग सिखाना, सब कुछ श्रम पूर्वक सिखाना, ज्ञान को नवीन संसाधनों से कक्षा तक सीमित किया जाए। देखिए यहां पे पंक्ति सीधी चलती हुई महत्वपूर्ण बनती हुई, यहां पे आके उसने क्या कर दिया? सीमित कर दिया। और कभी भी सीखना सीमित नहीं रह सकता, तो इसलिए ये विकल्प हट जाएगा। ज्ञान का पूर्णतः अधिकार पाना सिखाया जाए, तो पूर्णतः अधिकार तो नहीं पाया जा सकता। तो इस प्रकार स्कूलों का सर्व प्रमुख कार्यभार रहेगा कि ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग। तो इस प्रकार केवल जो प्रश्नों के विकल्पों को समझने के आधार पर ही हम सही प्रश्न का उत्तर का चुनाव नहीं कर सकते। हमें ये तालमेल बिठाना पड़ेगा कि जो विषय वस्तु की सामग्री दी गई है उसको समझते हुए जो जटिल शब्दार्थ हैं और जटिल वाक्यांश या वाक्य हैं उनकी समझ भी विद्यार्थियों के अंदर विकसित हो, तभी वो इन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। तो ये प्रकृति थोड़ी सी हटकर रहेगी, जैसे सामान्य और सीधे प्रश्न हमारे सेट एग्जाम के अंदर या दूसरी परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं, ये थोड़ा सा उनसे हटके रहेगा। तो इसका अभ्यास हमें करवाया जाना अपेक्षित है। इसी प्रकार बढ़ते हैं हम दूसरे गद्यांश की ओर। बचपन में कहानियों का अपना अलग ही संसार होता है। यह कहानियां ऐसे अद्भुत संसार में ले जाती हैं जहां महल, राजा, रानी, राजकुमार और परियां होती हैं। उड़ने वाले घोड़े और परियों के इस लोक से परे किसी दूसरे लोक की सैर कराने ले जाते हैं। दाल भात में मूसलचंद की तरह राक्षस भी आते हैं। उनकी गिरफ्त में फंसी राजकुमारी तब तक फूल सूंघ कर रहती है जब तक राजकुमार उसे छुड़ाकर नहीं ले जाता। वह राक्षस के परखच्चे उड़ा देता है। छू मंत्र करके किसी को भी कुछ भी बना देने वाली छड़ी रखने वाला जादूगर भी होता है, जो पाठकों और श्रोताओं को एक मायावी संसार में विचरण करवाता है। जानवरों की कहानियां पूरे जंगल की घर बैठे सैर कराने के साथ साथ मन पर अमिट छाप छोड़ने वाली शिक्षा भी देती हैं। अभिमंत्रित जल की चमत्कारी शक्तियों के साथ कोई सिद्ध पुरुष भी होता है जो मुर्दे में जान डाल देता है। बचपन की लगभग हर कहानी का अंत बुराई पर अच्छाई की जीत के साथ होता है। बच्चे यह कहानियां दम साधे पढ़ते सुनते हैं। वास्तविक संसार में फैंटेसी नहीं होती। पता नहीं कैसे और कैसा जीवन जीते हैं ये लोग। यहां कोई जादूगर नहीं है जो सिर्फ छड़ी घुमाकर सब कुछ ठीक कर दे। कहां है अपने उड़ने वाले घोड़े के साथ राजकुमार जो क्रूर राक्षसों के बीच फंसी राजकुमारी का दुख चुटकियों में दूर कर दे। इस स्वार्थी दुनिया में येन केन प्राक्रेण अपने स्वार्थ साधने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाने वाले पापियों का संहार करने के लिए भगवान क्यों नहीं प्रकट होते? कहानियों वाले कोमल दिल के लोग नजर क्यों नहीं आते जो किसी को दुख होता देख पिघल उठते हैं? संवेदनाओं के धरातल पर कोमल भावनाएं क्यों नहीं उगती? ऐसी स्थिति में तो कहानियों को मर जाना चाहिए था, पर वे मरी नहीं, क्योंकि संवेदनाएं जगाने में कहानियों की अपनी भूमिका है। तो ये गद्यांश था। अब इस गद्यांश के अनुसार कहानी को मर जाना चाहिए था पर वो मरी नहीं, क्योंकि अब देखिए अंतिम पंक्ति के अंदर ही इसका उत्तर शामिल है, क्योंकि संवेदनाएं जगाने में कहानियों की अपनी भूमिका है। गद्यांश में प्रयुक्त दम साधे का निकटतम अर्थ क्या हो सकता है? पूर्ण अधीरता के साथ, अपूर्ण धीरता के साथ। देखिए दोनों ही विकल्प एक दूसरे के विपरीत हैं। तीसरा, पूर्ण ध्यान और उत्सुकता के साथ। दम साधना यानी कि सांस को रोकते हुए पढ़ना,
और चौथा विकल्प दिया गया है किसके साथ, पूर्ण रोचकता के साथ। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसका जो विकल्प रहेगा, जो बच्चे हैं वो कहानियों को कैसे पढ़ते हैं, बच्चे यह कहानियाँ दम साधे पढ़ते और सुनते हैं, यानी कि पूर्ण ध्यान और उत्सुकता के साथ वो कहानियों को पढ़ते हैं। गद्यांश में किए वर्णन के अनुसार वास्तविक संसार कैसा है, तो बचपन की कहानियों से उल्टा है, बचपन की कहानियों का प्रतिरूप है, प्रतिरूप है मतलब उसी प्रकार का है, या बचपन की कहानियों से अधिक लुभावना है और सारे दुख दूर करने वाला है। तो ये जो अंतिम 3 विकल्प आप देख पा रहे हैं ये शायद इससे बिल्कुल संबंधित नहीं है, क्योंकि कहानियों की तरह भी नहीं है, अधिक लुभावना भी नहीं है और सारे दुख दूर करने वाला भी नहीं है। तो कहानियों से बिल्कुल उल्टा है, यानी कि वास्तविकता और कहानियों के संसार में अंतर है। इसके पश्चात गद्यांश में किए वर्णन के अनुसार जानवरों की कहानियों का प्रभाव कैसा होता है। तो जो जानवरों की कहानियां हैं वो बाल मन को डरा देने वाली होती हैं, मनोरंजक और शिक्षाप्रद होती हैं, इसके पश्चात ऊब पैदा करने वाली होती हैं या वास्तविक संसार का दर्शन कराने वाली होती हैं। तो जो जानवरों की कहानियां होती हैं, जैसे पंचतंत्र की कहानियां हमने सुनी भी होंगी, कभी पढ़ी भी होंगी, तो ये मुख्यतः जो कहानियां होती हैं ये मनोरंजक और शिक्षाप्रद होती हैं। इसके बारे में भी इसके अंतर्गत दिया गया है कि जो जानवरों की कहानियां हैं वो क्या करती हैं, एक फैंटेसी पैदा करती हैं, और ये फैंटेसी पैदा करती हैं यानी कल्पना लोक में लेके जाती हैं, और लेकिन इसके साथ साथ इनके अंतर्गत हमें कोई ना कोई मनोरंजक शिक्षा भी प्राप्त होती है। और गद्यांश में अभिमंत्रित जल से क्या किया जाता है, तो बताया है कि मुर्दों को जीवित कर देता है, तो लोग पुनर्जीवित हो उठते थे। इसके पश्चात गद्यांश में आए मायावी संसार से क्या तात्पर्य है, तो मायावी संसार का अर्थ है फरेबी दुनिया, जादुई दुनिया, अस्थाई दुनिया और दूसरा संसार। तो इसके अंतर्गत जो शब्द आया है वो जादू की छड़ी की बात आई है, तो इसको जादुई दुनिया जो है इसका सही विकल्प रहेगा। तो आदरणीय अध्यापक साथियों, आज की इस चर्चा में हमने प्रयास किया आपके समक्ष जो टेक्सुअल और नॉन टेक्सुअल फॉर्मेट में हमने विद्यार्थियों को विषय सामग्री अभ्यास के लिए उपलब्ध करवानी है वो किस प्रकार की रहेगी, ये जानकारी आपके सामने हमने रखी है। और इसके साथ साथ यह बताने का और यह चर्चा करने का भी प्रयास किया गया है कि विद्यार्थियों को सबसे पहले हमें पढ़ने की, पढ़कर समझने की जो समझ है उसको विकसित करने की आवश्यकता है। उसके बाद वो प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे तो बड़ी सरलता के साथ वो इस सर्वेक्षण में सफलतापूर्वक भाग ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए पाठ के साथ, एक नई चर्चा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।